आप सबको नमस्कार। मेरा नाम वेणु आर प्रभु। मेरे को राजा साहब ने इसे थोड़ा ध्यान देने के लिए गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के हिसाब से इंट्रोड्यूस कर दिया। इसके लिए मैं राजा सर को नमस्कार बात करता है। और जो कुछ है अब हम सबको मालूम है कि 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। क्या लागू हो गया? जीएसटी के हिसाब से लागू हो गया। जीएसटी के पहले जो क्या होता है कि वैट होता है और जो सर्विस टैक्स भी होता है। ये वैट, सर्विस टैक्स और दूसरा जो कुछ है ये सब मिलजुल करके जीएसटी का बर्थ हो गया। जीएसटी के हिसाब से अभी 3 साल हो गया। 3 साल के हिसाब से अभी क्या है कि डिपार्टमेंट अभी स्टेबल हो गया और व्यापारी लोगों को भी थोड़ा समय से काम करने का ध्यान देने के लिए क्या करने का वो ऐसे बात करने के लिए मैं अभी ऑनलाइन में आ गया। जीएसटी के लिए क्या है कि जीएसटी के लिए हमको जीएसटीआर 1 देने का है। जीएसटीआर 1 का मतलब होता है कि हमारा सप्लाई के हिसाब से, मतलब पुराने वर्षन में सेल के हिसाब से टैक्स भरने, टैक्स जो कुछ है दिखाने का, वो टाइम में टैक्स कुछ नहीं भरने का, लेकिन तेरा हमने कितना बिल किस पार्टी का क्या करने का कैसा किया, ऐसे ध्यान देने के लिए जीएसटीआर 1 बनाता है। जीएसटीआर 1 देने का डेट होता है 10th ऑफ एवरी मंथ। एक एवरी मंथ होने के बाद 10th तारीख को या 10 तारीख को क्या करने का, जीएसटीआर 1 बना करके देने का। उसके हिसाब से क्या करने का, परचेज के हिसाब से और सेल के टैक्स के हिसाब से जीएसटीआर 3 भी बनाने का। जीएसटीआर 3 भी बनाने का वो तारीख होता है 20 तारीख को होता है। हर महीने 20 तारीख को होता है। ये टाइम से नहीं काम किया तो प्रॉब्लम ही हो जाएगा। तब इसके हिसाब से मैं 2-3 चीज आपको ध्यान देने के लिए बात करता है कि बी टू बी का मतलब होता है कि एक व्यापारी लोग दूसरे व्यापारी लोगों को धंधा करता है तो उसका जीएसटी नंबर हिसाब से मेरे से माल ले लिया, ऐसे बात करके बी बिजनेस टू बिजनेस का डिटेल्स हम देता है। और दूसरा क्या करता है कि बिजनेस टू कस्टमर में क्या है कि ये सब रेगुलर डीलर के हिसाब से भी बात करता है। दूसरा क्या है कि कॉम्पोजिशन और दूसरा अलग डीलर्स भी होता है। खाली रेगुलर डीलर के हिसाब से मैं बात करता है। ओके, बाकी दूसरा जो कुछ है आगे आने वाले वीडियो में मैं कर देगा, नो प्रॉब्लम। तब बी में क्या क्या ध्यान रखने का, क्या क्या चीज होने का, इसके हिसाब से मैं क्या आपको ध्यान देता है कि एक स्पेसिमेन देता है। स्पेसिमेन के हिसाब से क्या होता है कि इनवॉइस नंबर होने का, हाँ, तेरा सेल का हिसाब से ही इनवॉइस नंबर होने का और किस पार्टी को हमने सेल कर दिया उसका हिसाब से लिखने का और उन पार्टी को वो पार्टी का जीएसटी नंबर भी लिखने का और तारीख भी लिखने का, कितना वैल्यू होता है वो भी लिखने का और किस टैक्स का हिसाब से होता है। ये केरला से क्या है कि दिल्ली पार्टी को इश्यू कर दिया, तब क्या होता है, आईजीएसटी होता है। तब केरल के अलावा किस स्टेट में ये देखो, ये 07 होने पर ये दिल्ली का है, 08 होने पर ये राजस्थान पार्टी का हिसाब से है। तब एक जीएसटी नंबर मिलने में किस स्टेट का हिसाब से वो धंधा करता है वो समझ करने का और ध्यान रखने का। और जो सेल होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेस के हिसाब से वो अलग में दूसरा वीडियो में बात कर देगा, क्योंकि वो सेस का हिसाब से केरला में काम करता है तो भी 3-2 होता है, लेकिन उनको एक्सपोर्ट के हिसाब से बनाने पर उनको एसजीएसटी सीजीएसटी नहीं है, उसको आईजीएसटी लगाने का। लेकिन वो दूसरे वीडियो में मैं वो डील करेगा। राजस्थान के हिसाब से 08 होता है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से 09 होता है, असम के हिसाब से 18 होता है, 19 होता है, वेस्ट बंगाल के हिसाब से, जैसे जैसे हर स्टेट के हिसाब से वो करता है। लेकिन केरल के हिसाब से केरला पार्टी को सेल कर दिया कि उनको आईजीएसटी नहीं है, उनको एसजीएसटी और सीजीएसटी होता है। तब क्या क्या होने का कि बिल नंबर होने का, मतलब इनवॉइस नंबर होने का,
कस्टमर का नाम होने का, जीएसटी नंबर होने का, तारीख भी होने का, इनवॉइस का वैल्यू और कितना प्रतिशत का जीएसटी का आइटम है वो भी लिखने का, टैक्सेबल वैल्यू आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और किस स्टेट में सप्लाई कर दिया, इतना चीज वो B2B में चाहिए। लेकिन B2C का मतलब होता है कि कस्टमर को इतना डिटेल्स नहीं चाहिए, लेकिन सब टोटल करके केरल में जितने सेल कर दिया है इतने टैक्स का मतलब होता है कि इसका आधा परसेंटेज, मतलब 5 का आधा परसेंटेज होता है 2.5, इसका 12 का कितना होता है, 12 का कितना होता है 6 और 6, ये 18 का कितना होता है 9 और 9, और जैसे टैक्स के हिसाब से ये बनाया, ये सब बना करके मिलके जेसन फाइल बना करके ये सिस्टम से काम करता है। और दूसरा क्या चीज चाहिए कि बिल नंबर चाहिए। बिल नंबर हिसाब से देखो इसमें 1400 के हिसाब से स्टार्ट कर दिया, 1432 के हिसाब से कर दिया। ये क्या है, ये B2B है, B2B और B2C का भी डालने का। ओके, लेकिन ये बिल नंबर डालने में एक थोड़ा चीज गलती पड़ेगा कि मैं देखो 1432 माइनस 1400 के हिसाब से कितना होता है 32 होता है। लेकिन क्या है कि ये ऐसे माइनस करने पर कई स्टार्टिंग नंबर नहीं तो एक एंडिंग नंबर इसे ये गिनती में नहीं आता है। मतलब होता है कि 33 नंबर्स होता है 1400 से 1432 तक। तब ये कृपया ध्यान रखने का। और जैसे ही B2C का सेल्स क्या है कैसा है उसको भी ध्यान रखने का। ये ऐसे करके तो जीएसटी पोर्टल में जेसन फाइल बना करके देता है। इसके पहले मैं आपको एक थोड़ा ध्यान देता है कि जीएसटी का साइट होता है gst.gov.in, इसका साइट का नाम ऐसे होता है। और एक पार्टी आ गया, उसने क्या कर दिया, कैसा कर दिया, उसने जीएसटी ठीक तरह से जमा करता है, क्या है कैसा है, ऐसे ध्यान देखने के लिए हमारा 2020 का बजट हो गया। बजट में आपको मालूम है बैंक में केवाईसी नॉर्म्स होता है। केवाईसी नॉर्म्स होता है 1 साल का नहीं तो 2 साल के हिसाब से जो पार्टी क्या है कैसा है उनको पता है, ट्रांसैक्शन है नहीं तो ये अकाउंट डोरमेंट है, जैसे पता करने के लिए बैंक मैनेजर ने पूछताछ कर देगा। जैसे ही जीएसटी साइट में नो योर सप्लायर KYS ऐसे हिसाब से एक चीज बनने का मतलब हम जो सेल करता है वो ठीक है या गलती है सर्च करने के लिए। तब ये क्या है कि उनका पैन नंबर मिलता है तो पैन के हिसाब से करने का, जीएसटी नंबर मिलता है तो जीएसटी नंबर के हिसाब से करने का, पैन नंबर होता है तो खाली पैन नंबर उनका लिखने का। मैं एक एग्जाम्पल लेता है। ओके, एक एग्जाम्पल होता है। तब ये क्या होता है कि इसका कैप्चा कोड होता है सिस्टम का, ये सर्च करने का। सर्च करने पर क्या होता है कि इनको 3 रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें एक इनएक्टिव होता है, 2 एक्टिव होता है। ओके, तब ये क्या है कैसा है पता करने के लिए देख लो। ये क्या बिजनेस का है, कौन है इसका, ऐसे चीज जानकारी करने के लिए इसका कैप्चा कोड में डालता है। कैप्चा कोड डालने पर ये इसका ट्रेड नेम मालूम हो गया, इसका रेंज किस ऑफिसर का हो गया वो मालूम पड़ा, रजिस्ट्रेशन कब ले लिया मालूम पड़ा, इसका रजिस्ट्रेशन का एड्रेस भी मालूम पड़ा, ये क्या क्या करता है, बिजनेस क्या करता है, ऐसे भी इसका रिजल्ट मिला। इसे HSN हिसाब से, HSN कोड के हिसाब से डाल दिया। और ये शोइंग टेबल देख लो, ये सब करने पर ये चीज ये बिजनेस वाला ने रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कब जीएसटी नंबर GSTR1 कर दिया, GSTR3 भी कर दिया, पता करने के लिए शो फाइलिंग टेबल दबाने का। तब एक देखो लेफ्ट साइड में GSTR3B के हिसाब से कब कर दिया मालूम पड़ता है, GSTR1 के हिसाब से वो मालूम पड़ता है। मतलब हर पब्लिक को मालूम पड़ेगा, अपने अपने को भी दूसरे पार्टी देखेगा। ऐसे
तब देखो अगस्त का रिटर्न उसने 6/9/2020 में डाला है 3B के हिसाब से। GSTR 1 के हिसाब से क्या है कि अगस्त का रिटर्न 6/9/2020 में डाला है। तब इसके लिए क्या होता है कि सब अभी पब्लिक को मालूम पड़ेगा। देखो ये जून तक का ये GSTR 1 कर दिया, नहीं तो GSTR 3B कर दिया, तो क्या होता है कि एक महीने का 3B के हिसाब से क्या होता है कि एक महीने का रिटर्न देने के बिना दूसरे महीने का करने के लिए मुश्किल पड़ता है। लेकिन GSTR 1 में ऐसे नहीं है। ओके, लेकिन ये ऐसे लिंकिंग बाद में हो जाएगा। मतलब अभी क्या नोटिफिकेशन के हिसाब से क्या बात करता है कि GSTR 1 पहले जमा करने का, GSTR 1 पहले जमा करने पर अपने अपने सेल्स का फिगर मतलब सप्लाई का हिसाब ये 3B में कैच कर देगा, ऑटो ड्राफ्ट कर देगा। दूसरा क्या है कि दूसरा हम जो परचेज कर दिया वो परचेज किया वाले ने क्या है, क्या कर दिया, कैसा कर दिया, उसने ऐसे GSTR 1 बनाएगा। बनाने पर क्या होता है कि तेरा परचेज हो जाएगा। तब परचेज और सेल के हिसाब से ये दोनों ठीक देखेगा। मैं एक बार भी मैं बात करता है, देख लो। GSTR 1 से हिसाब से GSTR 1 के हिसाब से क्या होता है, सप्लाई के हिसाब से जो कुछ है मिलता है। ये दूसरे पार्टी को क्या होता है, ये दूसरे पार्टी को 2A बनाता है। 2A का मतलब होता है दूसरे पार्टी का इनपुट बनाता है। और GSTR 3B करने पर, GSTR 3B करने के लिए क्या होता है कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स से इनपुट टैक्स माइनस करने पर क्या होता है कि टैक्स पेएबल होता है। ओके, और थोड़ा ऐसे भी हो जाएगा कि इनपुट टैक्स ज्यादा हो जाता है कई महीने में और आउटपुट टैक्स कम हो जाता है। इसके हिसाब से क्या होता है कि वो हमारा तेरा क्रेडिट लेडजर में ये क्रेडिट हो जाएगा। जब क्रेडिट लेडजर में आगे महीने में क्या होता है कि क्रेडिट लेडजर से जो कुछ है नुकसान करके ऐसे एक किताब के एक खाता का कैसे होता है, ये जैसे ही ये सब बना करके उधर रख जाएगा। तब क्या होता है कि टैक्स पेएबल और आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स के हिसाब से जो कुछ है पता मिलेगा। और क्या होता है कि ये सब ऑटोमेटिक होता है। सारे हिंदुस्तान में सभी पार्टी ने GSTR बना दिया तो सरकार को एक अच्छा होता है कि अपने अपने आउटपुट ऐसे मालूम पड़ेगा। और दूसरे पार्टी ने ऐसे GSTR बनाया तो दूसरे पार्टी ने ऐसे GSTR बनाया तो तेरा इनपुट भी समझ कर देगा। तब ये सब इनपुट के हिसाब से ये सब क्या होता है कि ऑटो ड्राफ्ट होता है। ओके, तब क्या कितना भरने का सरकार बात करेगा, ऐसे ही होता है। जो किधर से खरीद लिया उसने अपलोड नहीं कर दिया तो प्रॉब्लम से ही प्रॉब्लम होता है। और जैसे अपने सेल कर दिया तो हम भी अपलोड कर देने का। तब ये चीज ध्यान रखने का, नहीं तो धंधा दूसरे क्योंकि एक आदमी ने आ गया परचेस कर दिया, उसका ठीक तारीख से अपलोड नहीं कर दिया, तब वो क्या बात करेगा, ओके तेरे ने नहीं अपलोड कर देता कि हमको इनपुट टैक्स नहीं मिलता है इसलिए तेरा वर्किंग कैपिटल, नहीं तो वो कैश फ्लो के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि उसका खुद जेब से ही वो टैक्स भरना पड़ेगा, तब इनपुट टैक्स नहीं मिलेगा। तब क्या हो जाएगा, व्यापार दूसरे पार्टी को भी हो जाएगा। तब ऐसे नहीं कभी नहीं होने का। इसके हिसाब से तब GSTR 3B और GSTR 1 क्या है कि ठीक तारीख से ठीक समय से वो करने का। ओके, ये किया नहीं तो क्या क्या होता है, क्या कैसा नुकसान होता है, वो ये आपको ध्यान मिलने का ना। ओके, तब मैं अभी एक शीट बनाया है और जैसे होने से कानून के हिसाब से ये देखो मंथ में लिखा है अप्रैल मई जून, इसका हिसाब से 3B करने का क्या होता है कि 20 तारीख को होता है। और क्या होता है कि इसका हिसाब से आज मीन्स 20/9 में
ये जमा करता है, तब जितना डेज का जितना दिन का डिफरेंस होता है कि 489 458 जैसे आता है मैम। इसके हिसाब से क्या है कि 25 रुपये SGST और 25 रुपये CGST के हिसाब से भरने का है। तब टोटल आता है 50 रुपये पर डे आता है। तब ये 489 के हिसाब से वो 50 जोड़ने से मतलब मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि 24,450 होता है। तब कानून के हिसाब से क्या होता है कि ये 24,450 नहीं जमा करने का। इसमें क्या है कि 10,000 का कैप लिमिट होता है, 10,000 ऐसे ऐसे होता है। और ये होने से क्या होता है कि 9,200 आता है वो ये जमा करने का। मतलब टैक्स पेबल क्या होता है कि 1 लाख, जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, 1 लाख होता है, 1,22,000 ऐसे से होता है। इसके लिए इंटरेस्ट क्या भरने का, मीन्स लेट भी भरने से नहीं हो जाएगा, इंटरेस्ट के हिसाब से ही हो जाएगा। इंटरेस्ट कितना भरने का, 18% भरने का। इसके हिसाब से देखो 18,000 21,000 ऐसे आता है। लेकिन ये पर डे मतलब 365 डेज में ये डिवाइड करने पर डे में 4960 ऐसे ऐसे आता है। मतलब एक दिन का वो प्रॉब्लम होते हैं तो क्यूमुलेटिव इनको क्या भरने का कि देखो 628.28 ऐसे एक दिन के लिए आगे आगे आगे, मीन्स ये 20 तारीख को गिन लिया, ये 21 तारीख को करने पर क्या होता है कि उसका 628.28 ही इज लूजिंग, दैट इज अ थिंग। ओके, पर डे के हिसाब से ये एग्जाम्पल के हिसाब से कर दिया। तब पर डे के हिसाब से क्या है कि 49.32 इंटू 489 डेज का होता है। तब कितना होता है कि 24,117.48 होता है टोटल। ये इतना मार्च तक का, मतलब अप्रैल 19 से मार्च तक का करने पर, ये एग्जाम्पल के हिसाब से बात करता है। क्योंकि ये कोविड के टाइम में जो कुछ है थोड़ा रिलैक्सेशन दिया, इसका नहीं में देखता है। तब 2,17,222 भरने का। ये क्या भरने का, ये इंटरेस्ट के हिसाब से भरने का। लेट भी कितने भरने का, 1,16,850 भरने का। आउटपुट टैक्स कितना भरने का, 12,74,000 भरने का। 12,74,000 प्रिंसिपल अमाउंट भरने का। इसके हिसाब से ये दोनों जोड़ने से क्या होता है कि 3,34,094 क्या होता है, खाली लेट फी और इंटरेस्ट के हिसाब से वो जमा करता है। ये जमा करने पर क्या होता है कि ये कितना प्रतिशत आएगा इसके हिसाब से। तब देखो 26.24% क्या होता है, खाली इंटरेस्ट और लेट फी के हिसाब से वो जोड़ जाता है। और भगवान के हिसाब से क्या होता है कि GSTR 1 भी नहीं जमा किया होगा, तब क्या होता है कि इसके हिसाब से 11 इतना भी क्या होता है लेट भी GSTR 1 के हिसाब से जमा करने का। अभी तक GSTR 1 लाखों इंटरेस्ट के हिसाब से क्या है कानून में होता है, लेकिन अभी तक वो क्या है वो जोड़ नहीं कर दिया है। मतलब क्या होता है कि जितना अमाउंट और इतना GSTR 1 के हिसाब से होने पर 35% उनको नुकसान हो जाएगा। जितना अमाउंट भरने का उसका ऐसे ही एग्जाम्पल में 1 साल के हिसाब से मैं कैलकुलेट कर दिया, इसमें 35% इतना उनको प्रॉफिट नहीं हो जाएगा। तब क्या होने का कि टाइम से करने का, टाइम से भरने का हिसाब से। और इसके लिए जो कुछ है कि अभी एक ऐसे हो गया कि GSTR 2B के हिसाब से हो गया। GSTR 2B के हिसाब से क्या मिलता है कि जो सप्लायर का नंबर होता है और ये डीलर का नाम होता है, इनवॉइस नंबर होता है, वो क्या है रेगुलर या क्या है उसे लिखता है, इनवॉइस नंबर लिखेगा और इनवॉइस वैल्यू एक किस जगह का है वो भी लिख जाएगा। तब इसमें क्या होता है कि ये कितना परसेंटेज है, इंटीग्रेटेड टैक्स का कितना है, SGST CGST क्या है, ये सब मिलेगा। क्योंकि ये 36 का है, 36 होने पर ये दूसरा केरल के स्टेट में नहीं है, तब क्या होता है IGST होता है। ये IGST सब ये क्या है, जितना पार्टी ने GSTR 1 भर दिया वो GSTR 2B में भी आ सकता है।
ये 2B में दूसरा क्या होता है, सरकार ने अभी क्या कर दिया, देखो ये अगस्त महीने का रिटर्न उसने 11 तारीख को कर दिया है, सितंबर में कर दिया है, जुलाई का देखो 13/8, तब हर महीने का क्या क्या कब कर दिया पेंडिंग हो गया तो वो भी सब आएगा इसमें। तब क्या होता है कि रेगुलर से काम करने का, ठीक तरह से काम करने का। और GSTR 1 को अभी क्या होता है कि ये लेट भी और लेट भी ऐसे होता है तो कितना अमाउंट खर्चा बढ़ेगा, तब टाइम से टाइम काम करने का। इसका शॉर्ट क्या है कि 10 तारीख को GSTR 1 भरने का, GSTR 3B के हिसाब से, सॉरी इधर एक थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, GSTR 3B के हिसाब से क्या होता है कि 20 तारीख को भरने का। और ये भरने से क्या है कि बिजनेस अच्छी तरह से बच जाएगा और भगवान के हिसाब से अच्छा अच्छा धंधा मिलेगा। नहीं तो अपने आप से कोई भी धंधा करने के लिए आएगा नहीं। लेट भी भरने का छोड़ दो, लेकिन टाइम से भरा मीन्स ये रिमिट नहीं कर दिया, मतलब GSTR 1 नहीं कर दिया तो क्या हो गया कि वो आदमी को मालूम पड़ेगा और तेरे से धंधा करने के लिए नहीं आएगा। और दूसरा क्या होता है कि एक सिनेरियो देख दो, GSTR 1 से सरकार को क्या होता है कि तेरा सप्लाई मालूम पड़ेगा, और दूसरा GSTR 1 के हिसाब से मीन्स आपने परचेज कर दिया, GSTR 1 से तेरा इनपुट टैक्स ITC मालूम पड़ेगा। तब ये सब अभी क्या करने का है कि ऑटो ड्राफ्ट से काम करने के लिए कोशिश करता है सरकार। पहले क्या होता है कि GST वेबसाइट में थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब है 1.5 लाख का आदमी ने वो काम करने का है एट ए टाइम में, लेकिन उसका कैपेसिटी बढ़ लिया है। अभी क्या होता है कि 3 लाख के हिसाब से जो कुछ है आदमी को काम हो सकता है एट ए टाइम में, और उसका कैपेसिटी भी बढ़ लिया है। तब क्या होता है कि सब वो ध्यान रखने का, टाइम से काम करने का, नहीं तो आगे दिनों में GST में थोड़ा बदलाव और थोड़ा प्रॉब्लम ही हो जाएगा। इसके हिसाब से मेरा जो कुछ है वो डिस्कशन में अभी खत्म करता है। जो सजेशन है, जो कुछ है, मैं मेरे को ध्यान देने का, और राजा साहब ने मेरे को ऐसे इतना अपॉर्चुनिटी दिया तो मैं उनको शुभकामना है और मैं शुक्रिया भी बात करता है। नमस्कार, धन्यवाद।